जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है एकदम शानदार, ज़बरदस्त, बेहतरीन, जिंदाबाद हैं और बहुत शानदार तरीके से आप सभी लोग अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे और एक शानदार तरीके से आप लगातार अपना रिवीजन कर रहे होंगे, क्योंकि रिवीजन बहुत ज़रूरी है। अगर आप चीज़ों को लगातार रिवाइज नहीं करते हैं तो डेफिनेटली आप चीज़ों को भूलना शुरू कर देंगे। मैं धर्मेंद्र आप सभी का फिर से एक बार स्वागत करता हूँ आपके अपने परिवार रोजगार विद अंकित में, और आप सभी के बहुत अच्छे होने की कामना करता हूँ। आएंगे सभी, एक बार बताएं मुझे अपने हालचाल कैसे हैं। खुश रहें, क्या आप खुश हैं? बताएं। प्रतीक मिश्रा, मोनू कुमार हैं, अभिनव हैं, साक्षी हैं, विवेक कुमार हैं और अजय कुमार हमारे साथ हैं। रीमा श्रीवास्तव हैं। फ्रिक्शन तो सिलेबस में नहीं है, रीमा जी फ्रिक्शन सिलेबस में नहीं है, लेकिन यांत्रिकी सिलेबस में है। काइनेमेटिक सिलेबस में है, उसी में सारा आ जाता है, ये गति का पार्ट है। हिमांशु शर्मा हैं, अंकुल हैं, मेवाराम हैं, सचिन शर्मा जी हैं और हमारे साथ हैं तुषार हैं, प्रभात हैं, सरोज कुमार, अभिषेक दीक्षित हैं, अभिषेक सिंह जी हैं, मनीष खरवाकर हैं, रानी बंचाल, रोहित गुज्जर हैं, अंजलि मौर्य हैं, सोनू सिंह, कुशेंद्र मोनू, ज्योति चौहान हैं, राहुल ममता, विवेक कुमार, अंकित यादव हैं और हमारे साथ जुड़ रहे हैं अभी प्रतीक हैं, सौरभ हैं, गरिमा हैं, प्रिंसिपल प्रिंसिपल जी भी हैं, अच्छा प्रिंसिपाल होंगे शायद, अंकित है, भूपेंद्र हैं, संजय हैं। बताइए आप सभी के हालचाल कैसे हैं? एकदम मस्त तो हैं? एकदम बताइए, सभी लोग मस्त तो हैं, बेहतरीन, जबरदस्त, जिंदाबाद तो हैं? अंकित कुमार जी हैं, फिजिक्स बहुत बढ़िया चल रही है, चलिए भाई बहुत बढ़िया। विवेक, नीलम, सभी दोस्तों को मेरा नमस्कार, गुड मॉर्निंग, आदाब, सत श्री अकाल, जय श्री राम, राधे राधे। एक बार अपने हालचाल बताओ, तब तक आज हम बात कर लेते हैं क्या क्या पढ़ेंगे। हम तो फ्रिक्शन पढ़ेंगे, और फ्रिक्शन ऐसा नहीं है, आप देखो ऐसे परेशान मत होइए कि सर ये टॉपिक तो नहीं दिया, ये टॉपिक तो नहीं दिया। हर एक टॉपिक के छोटे छोटे नाम नहीं लिखे जाएंगे। अगर उन्होंने गति के नियम कह दिया उसी में फ्रिक्शन आता है, या काइनेमेटिक्स कह दिया उसी में नियम आता है, यानी कि यांत्रिकी में ही आपका फ्रिक्शन आ जाता है, घर्षण आ जाता है, तो उसके लिए शायद अलग से वो नहीं कहेंगे। अब देखिए, कल जो हमने पढ़ा था उसके बारे में एक बार बात कर लेते हैं। मैं आपसे 2 क्वेश्चन लूंगा जिससे कि क्लियर हो सके, हाँ आप चीज़ों को समझ पा रहे हैं या नहीं। पहले तो बताएंगे मुझे कि जो न्यूटन साहब के नियम थे वो किस बुक में पब्लिश हुए थे। न्यूटन साहब के जो नियम थे वो किस बुक में पब्लिश हुए थे, उसका नाम क्या था और उसका पब्लिशिंग ईयर क्या था। उस बुक का नाम क्या था और उस बुक का पब्लिशिंग ईयर क्या था। और सेकंड मुझे आप बताएंगे कि कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम कौन से नियम को कहा जाता है। कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम यानी कि संवेग संरक्षण का नियम, रैखिक संवेग संरक्षण का नियम किस नियम का अन्य नाम है। रैखिक संवेग संरक्षण का नियम किस अन्य नियम का नाम है, बताएंगे। तो कौन सी बुक की बात कर रहे हैं आप? 1687, फोर्स फ्रिक्शन में आएगा, फोर्स गिवन है। हाँ अभिषेक ठीक है, प्रिंसिपिया एंड 1687, बहुत बढ़िया। 1671 कौन कर रहा है यार, तो इतिहास की जुड़ी हुई घटना बता दी आपने। 1687 में पब्लिश हुए थे, प्रिंसिपिया बुक का नाम था। बिल्कुल ठीक है आप लोगों के आंसर। तो लग रहा है कि आपकी पढ़ाई लगातार चल रही है। प्रिंसिपिया, प्रिंसिपिया, और जी आपका पब्लिशिंग ईयर था 1687। उसके बाद कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, बताइए कौन से लॉ का नाम है। तो अभिषेक का अभी तक पहला आंसर है, और अभिषेक कहते हैं कि सर थर्ड लॉ का नाम है कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। प्रीति यादव, प्रतीक मिश्रा, बहुत ही बढ़िया। कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम के नाम पे कम कुछ आंसर आ रहे हैं, मुझे ऐसा लग रहा है ये थर्ड लॉ का ही नाम है, तीसरे नियम का अन्य नाम है जिस पर आधारित है रॉकेट का उड़ना। चिड़िया का उड़ना भी इसी नियम पर आधारित है। अगर हम बात करें नाव से कूदना, गोली का निकलना, उसके बाद आप देखेंगे बलून का उड़ना, गुब्बारे का उड़ना, तो सभी इस नियम के ही उदाहरण है और यही आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है। एक कह रहा है आवेग, बहुत बढ़िया। अभिषेक, रानी, सभी लोगों के बढ़िया आंसर है। चलिए तो फिर शुरुआत की जाए आज की इस टॉपिक फ्रिक्शन की। और देखिए फ्रिक्शन अगर आप एक कांस्टेबल लेवल तक की तैयारी करते हैं तो वहाँ पे हम शायद नहीं भी पढ़ते, इग्नोर कर देते हैं, लेकिन यहाँ पे हम 12th लेवल की बात करेंगे तो हमें जरूर फ्रिक्शन को कंसीडर करना पड़ेगा। यहाँ से डायरेक्ट फैक्चुअल क्वेश्चन बनेंगे, बहुत ज़्यादा टफ क्वेश्चन नहीं बनेंगे, कोई न्यूमेरिकल आपके सिलेबस में नहीं बनेगा, लेकिन जो थ्योरेटिकल क्वेश्चन बनेंगे वो बहुत ही ज़्यादा ट्रिकी होंगे। अगर आप नहीं पढ़ते हैं इस टॉपिक को तो डेफिनेटली आप उनके आंसर नहीं कर पाएंगे, तो अच्छे से ध्यान से देखेंगे। चलो तो फ्रिक्शन क्या होता है? फ्रिक्शन क्या होता है, देखिए मान के चलिएगा, एक एग्जांपल ले लेते हैं कि मैंने एक बॉक्स लिया, ये मेरे पास एक बॉक्स है और मैंने इस पर कोई फोर्स लगाया। एक बॉक्स है, मैंने इस पर कोई फोर्स लगाया, ठीक है। अभी ये रखा हुआ है मान लो किसी जगह पर, उसके बाद यही बॉक्स मैंने लिया और इसको किसी दूसरी जगह पे रखा। जगह का मतलब क्या है, ध्यान से आप देखें एक बार कि पहली जो जगह है वो है रफ, यानी कि खुरदरी, यहाँ पे खुरदरापन बहुत है, ये रफ सरफेस है। और फिर मैंने उसी जगह पर क्या लगा दिया, ऑयल लगा दिया, यानी कि तेल लगा दिया।
ऑयल। अब देखिए ऑयल लगाने से क्या होगा, यहाँ पे चिकनापन, अरे यार, ऑयल लगाने से क्या होगा, यहाँ पे चिकनापन बढ़ जाएगा, है कि नहीं है। ऑयल लगाने से क्या होगा, अगर मैं यहाँ ऑयल भर दूंगा तो यहाँ चिकनापन बढ़ जाएगा, या हम कहेंगे खुरदरापन घट जाएगा। मान के चलिए मुझे यहाँ पर 10 न्यूटन का फोर्स लगाना पड़ रहा था, तो मुझे बताइए क्या मुझे यहाँ पे 10 न्यूटन का फोर्स लगाना पड़ेगा या कम लगाना पड़ेगा। आप कहोगे सर डेफिनेटली कम लगाना पड़ेगा। भाई यहाँ पे अगर हमने कुछ ऑयली चीज़ भर दी तो अब मुझे यहाँ पर 10 न्यूटन से कम का फोर्स लगाना पड़ेगा, मान लो 7 न्यूटन का फोर्स मैं लगाता हूँ। तो ये बताइए कि ये फोर्स आखिर कम क्यों हुआ, लगने वाला बल कम क्यों हुआ। अच्छा एक बात और सोचिए आप कि ये जो ब्लॉक है, मान लो इसका वजन कुछ भी है, तो क्या ये मेरे ऐसे कहते ही चलना शुरू कर देगा, ए ब्लॉक तुम आगे चलो, क्या भाई ऐसा कहते ही आगे चलना शुरू कर देगा, बिल्कुल भी नहीं, हमें इस पर कुछ ना कुछ फोर्स लगाना पड़ता है। अच्छा ये फोर्स यहाँ पर कम क्यों हो गया, क्योंकि यहाँ पर जो पीछे लगने वाला फोर्स है वो कम हो गया। यानी कि जब किसी भी चीज को हम आगे खींचने की कोशिश करते हैं तो उस पर एक बल पीछे की ओर लग जाता है, पीछे की ओर लगता है, जो उसकी गति का विरोध करता है। अब यहाँ पर ये बल बहुत ज्यादा था, लेकिन यहाँ पर कैसा हो चुका है, कम हो चुका है। यहाँ पर ये ज्यादा था और यहाँ पर ये कम हो चुका है। तो इसी बल को जो गति की दिशा के विपरीत लगता है को घर्षण बल कहा जाता है। ठीक है, इसी को फ्रिक्शन फोर्स कहते हैं, जो कि डायरेक्शन ऑफ मोशन के ऑपोजिट लगता है। अब देखिए यहाँ पे दो बातें आएंगी आपके सामने, ध्यान से सुनना मेरी बात को। इन ब्लॉक की डायरेक्शन ऑफ मोशन क्या है, अगर तुम आगे खींच रहे हो तो इनकी डायरेक्शन ऑफ मोशन आगे की तरफ है, ठीक है। और फोर्स की डायरेक्शन क्या है, फोर्स की डायरेक्शन ये है। तो ये हो गई गति की दिशा और ये हो गई बल की दिशा, सही है। अब क्वेश्चन आएगा, ध्यान से सुनना, क्वेश्चन आएगा कि घर्षण बल एक ऐसा विरोधी बल है जो किसके विपरीत लगता है। चार ऑप्शन होंगे। घर्षण बल एक ऐसा विरोधी बल है जो विपरीत लगता है। भाई किसके विपरीत लगता है, एक बार देखेंगे। घर्षण बल एक ऐसा विरोधी बल है जो किसके विपरीत लगता है। पहला ऑप्शन है आपका, पहला ऑप्शन है कि गति की दिशा, यानी कि डायरेक्शन ऑफ मोशन, गति की दिशा, डायरेक्शन ऑफ मोशन, ठीक है, डायरेक्शन ऑफ मोशन। दूसरा होगा आपका बल की दिशा, किसकी दिशा, बल की दिशा, यानी कि डायरेक्शन ऑफ फोर्स। अब बताओ तुम क्या आंसर लगाओगे। सर तुम कहोगे भाई ये कौन सी बात हुई, ये तो दोनों ही तरह क्या मतलब दोनों ही केस में क्या लग रहा है, दोनों की ही डायरेक्शन के अपोजिट लग रहा है। भाई डायरेक्शन ऑफ मोशन के भी अपोजिट है और फोर्स की डायरेक्शन के भी अपोजिट है, यहाँ पर बल दोनों के ही विपरीत लग रहा है। लेकिन ध्यान से देखो आप, एक चीज मैं आपको एक एग्जांपल और देता हूँ, बिल्कुल हर चीज को बहुत ध्यान से देखते रहो, आपके सारे कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो जाएंगे और आप गलती कहाँ करते हैं उन गलतियों को करने से बच जाएंगे। मान के चलिए मैं इस गोल चीज को घुमाता हूँ, अब बहुत ध्यान से सुनना, मैं इस गोल चीज को घुमाता हूँ तो मुझे कैसे फोर्स लगाना पड़ेगा। मान लो मैं ऐसे करके फोर्स लगा रहा हूँ, तो भाई फोर्स कुछ ऐसे लग रहा है, एक तो फोर्स आप ऐसे लगा रहे हो, एक फोर्स आप ऐसे लगा रहे हो, ठीक है। अच्छा ये तो हो गए फोर्स, इसकी आगे बढ़ने की दिशा क्या है, गति की दिशा ये रहेगी, ऐसे फोर्स लगाओगे आगे जाएगा, और घर्षण बल की दिशा क्या है, ये है। अब यहाँ पे आप भैया ये देखो कि डायरेक्शन ऑफ मोशन के तो अपोजिट है, गति की दिशा के तो अपोजिट है, लेकिन फोर्स की डायरेक्शन के देखो, अगर फोर्स आप यहाँ का देखते हो तो अपोजिट है, लेकिन अगर इस वाले फोर्स को देखते हो तो क्या सेम डायरेक्शन में नहीं है। अगर इस वाले फोर्स को देखोगे, अगर इस वाले बल को देखोगे तो कैसा आ जाएगा, सेम डायरेक्शन में आ जाएगा। इसका मतलब ये है कि फोर्स की डायरेक्शन के, बहुत ध्यान से सुनना, बहुत ध्यान से, फोर्स की डायरेक्शन के बल की दिशा के विपरीत हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। ये हमेशा के लिए ट्रू नहीं है, ये कोई यूनिवर्सल ट्रूथ नहीं है कि हमेशा होगा ही होगा, लेकिन गति की दिशा के तो हमेशा विपरीत होगा। बताइए क्या आपको समझ में आ गई मेरी बात। तो यहां पे बेस्ट ऑप्शन जो रहेगा आपका, बेस्ट ऑप्शन जो रहेगा वो रहेगा गति की दिशा के, यानी कि घर्षण बल गति की दिशा के तो सदैव ही विपरीत लगेगा, हमेशा जो लगेगा वो गति की दिशा के लगेगा, लेकिन फोर्स की डायरेक्शन के विपरीत लग भी सकता है, नहीं भी लग सकता है। बताइए क्या सभी को मेरी बात समझ में आ गई है कि घर्षण बल गति की दिशा के तो सदैव विपरीत लगेगा, डायरेक्शन ऑफ मोशन के हमेशा ऑपोजिट डायरेक्शन में काम करेगा, लेकिन डायरेक्शन ऑफ फोर्स की ऑपोजिट डायरेक्शन में हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। बस मुझे इतनी सी बात बताइए, क्या सभी को मेरी बात क्लियर है, यस और नो करके बोलिए। बहुत बढ़िया, वेरी गुड अभिषेक, बहुत शानदार आपका आंसर है। बस थम्स अप करके बताओ कि क्या आपको मेरी बात समझ में आ गई है। मैंने ये बात लिख दी है कि जो गति की दिशा के हमेशा विपरीत लगता है, ठीक है। बताइए एक बार, मैंने कहा बल की दिशा के सदैव विपरीत नहीं लगता है, फोर्स की डायरेक्शन के हमेशा अपोजिट नहीं लगेगा, लग भी सकता है, नहीं भी लग सकता है। तो
ऑप्शन में अगर दोनों हैं तो आप गति की दिशा को ज्यादा प्रेफरेंस देंगे, उसी को आप टिक करके आ जाएंगे। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया। अब बढ़ते हैं आगे, अगर आपको समझ में आ गया है तो। अब चलते हैं घर्षण बल के प्रकार पे कि घर्षण बल कितने प्रकार के होते हैं। तो उसके लिए हम एक एग्जांपल लेंगे घर्षण बल के प्रकार को समझने के लिए। देखिए, मान के चलिएगा कि ये एक बोरा है? आप तो गाँव से बिलोंग करते हैं यार, बोरे बोरे तो सबने उठाए होंगे। ये एक बोरा है, इसको चलो बांध देते हैं, जिसको आपको खिसकाना है। फोर्स लगाकर आप इसको खिसकाना चाहते हैं। अब जैसे ही आप इस पर फोर्स लगाओगे तो फ्रिक्शन फोर्स लगना शुरू हो जाएगा, है ना। इसको अच्छे से बनाते हैं थोड़ा बोरा, तो इसका ज्यादा सा एरिया कवर हो जाए ये। अब यहाँ पे एक फ्रिक्शन फोर्स लगना शुरू हो जाएगा। देखो, मान के चलिए ये बोरा है, मैं इसको खींच रहा हूं, तो ये बोरा क्या कहता है कि भाई 20 न्यूटन तक फोर्स मुझ पर लगाओगे तो मैं नहीं चलूंगा, 21वें न्यूटन पर मैं चल दूंगा, क्योंकि भाई इसका कुछ द्रव्यमान है और पीछे फ्रिक्शन भी लगा हुआ है जिसके विरुद्ध तुम्हें काम करना है। तो तुम इसको खींच रहे हो, तुम इसको खींच रहे हो। अब देखिए, बहुत ध्यान से समझना, मेरी हर एक बात को तुम्हें बहुत अच्छे से समझ आएगा और कॉन्सेप्ट तुम्हारे पुराने क्लियर हो जाएंगे। जब तुमने 1 न्यूटन का फोर्स लगाया, ध्यान से सुनो मेरी बात को, जब तुमने 1 न्यूटन का फोर्स लगाया तो क्या बोरा चलेगा? नहीं चलेगा। फ्रिक्शन फोर्स कितना आएगा? फ्रिक्शन फोर्स भी 1 ही न्यूटन का पीछे तुरंत आ जाएगा। तुमने फोर्स अपना 5 न्यूटन कर दिया, बोरा चलेगा? नहीं। फ्रिक्शन फोर्स भी पीछे 5 न्यूटन का आ जाएगा। तुमने 19 न्यूटन लगाया, क्या ये चलेगा? नहीं चलेगा। फोर्स, फ्रिक्शन का फोर्स भी, घर्षण का बल भी पीछे 19 न्यूटन आ जाएगा। तुमने 20 न्यूटन लगाया, क्या ये चलेगा? नहीं चलेगा, क्योंकि मैंने कहा था 20 से ज्यादा पे चलेगा। ये नहीं चलेगा। फ्रिक्शन का फोर्स भी पीछे कितना आ जाएगा? 20 न्यूटन आ जाएगा। तुमने 20.1 लगाया, तुमने 20.1 लगाया। अब देखिए, जब तुम यहां हो तो बोरा तुमसे कहेगा सुनो, अगर तुमने अब मुझ पर 0.1 अगर तुमने अब मुझ पर 0.1 न्यूटन का फोर्स भी लगाया तो मैं तुरंत चलना शुरू कर दूंगा। और 20.1 पर ये चलना शुरू कर देता है। तो इतने सारे जो फ्रिक्शन हैं जो उसके चलने से पहले आ रहे थे, क्या मैं कह दूं कि ये तो बोरे की रुकी हुई स्थिति में आ रहे थे? ये तो बोरे की रुकी हुई स्थिति में आ रहे थे, यानी कि स्टैटिक कंडीशन में आ रहे थे। तो ये कौन से फ्रिक्शन फोर्स हैं? ये हो गए भैया आपके स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स। स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स वो फोर्स होता है जो किसी चीज की रुकी हुई स्थिति में आता है। पहला सवाल। दूसरा सवाल, बहुत शानदार सवाल, जिसको अगर तुम नहीं समझ के जाओगे इस तरह से तो गलती करके आओगे। मैं कहता हूं, बहुत ध्यान से सुनो हर एक वर्ड को, घर्षण बल एक स्वयं समायोजित बल है। फ्रिक्शन इज अ सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स। फ्रिक्शन इज अ सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स। कैसे? जब 1 न्यूटन का बल था, यहां 1 हो गया, 5 किया, 5 हो गया। अगर तुम 5 से फिर 1 पे आते तो फिर इसे 1 हो जाता। खुद को एडजस्ट करता है ये, यानी कि जैसे जैसे तुम फोर्स लगा रहे हो वैसे वैसे यहां पर ये बढ़ रहा है और घट रहा है। फ्रिक्शन इज अ सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स। तो घर्षण बल एक स्वयं समायोजित बल है, मतलब अपने आप जो एडजस्ट हो सकता है। जरा ये स्टेटमेंट बताओ, सभी को समझ में आ गया? बहुत इंपॉर्टेंट है, हर मतलब मैक्सिमम एग्जाम्स में पूछा जाता है। बताइए जल्दी से। ठीक है, चलो ये 20 भाई मैंने अपनी तरफ से लिया है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि मैंने यहाँ पे कुछ तुम्हें कैलकुलेशन तो दी नहीं है, ये मैंने अपनी तरफ से मान लिया है कि भाई 20 है, मान लिया। ठीक है भाई, तो ये हो गया कि फ्रिक्शन एक स्वयं समायोजित बल है। तो पहला हो गया। अब चलो जी, बोरे ने चलना शुरू कर दिया 20.1 न्यूटन का फोर्स लगाते ही। ये तुम फोर्स लगा रहे हो और ये है घर्षण बल, फ्रिक्शन फोर्स। जो तुम फोर्स लगाओगे उसको कैपिटल एफ से लिख लो और जो फ्रिक्शन फोर्स है उसको स्मॉल एफ से लिख लो। तो सुनो, मुझे एक बात बताओ, क्या तुमने कभी फील किया है कि जैसे ही तुम बोरे को खींचना शुरू कर देते हो, तुम जैसे ही बोरे को खींचना शुरू कर देते हो, तो एक बात बताइए, क्या तुम्हें कम बल नहीं लगाना पड़ता? जैसे बोरा है उसको तुम फर्श पे खींच रहे हो तो एक बार ज्यादा ताकत लगानी पड़ेगी, लेकिन फिर जब वो रनिंग कंडीशन में आ जाता है तो कम ताकत लगानी पड़ती है। बोलो यस या नो? तो जब कोई चीज गति की अवस्था में होती है तो उस पर गतिक घर्षण बल लगता है, लेकिन गतिक घर्षण बल का मान इस जो आपका स्थैतिक घर्षण बल है उससे कम होता है। यानी कि डायनामिक फोर्स जो होता है वो डायनामिक फ्रिक्शन जो होता है या काइनेटिक फ्रिक्शन कहिए, वो आपका स्टैटिक फ्रिक्शन से कम होता है। दूसरी बात हो गई, बहुत इंपॉर्टेंट बातें बता रहा हूं और समझ समझ के हम हर चीज को चलो। तो ये हो गए दो फोर्स के टाइप। जरा एक बार बताओ सभी को, दोनों फोर्स के टाइप समझ में आ गए? एक रुकी हुई कंडीशन में और एक चलती हुई कंडीशन में। एक रुकी हुई कंडीशन में और एक चलती हुई कंडीशन में। ठीक है, चलो वो बात भी क्लियर होगी। अब सुनो कि जब तुम एक तीसरा फ्रिक्शन का फोर्स बनाया, हमने कौन सा फोर्स बनाया? जैसे इन्होंने कहा था कि भाई 20 न्यूटन तक ये बॉडी नहीं चलेगी। ठीक है, चलो और थोड़ा सा गहराई में चलते हैं।
20 न्यूटन तक नहीं चलेगी। तो मान के चलिए तुमने लगाया 19.9 न्यूटन, ठीक है, या 20 न्यूटन मान लो, 20 न्यूटन तुमने लगाया। अब बॉडी क्या कह रही है, ए 20 से जरा सा भी ज्यादा कराना मैं तुरंत चल दूंगी। तो देखो 19.9 तक लगाओगे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जैसे ही तुम 20 पर पहुंचोगे तो बॉडी तुमसे कहेगी मैं तुरंत चलना शुरू कर दूंगी। यानी कि अब के बाद जो भी घर्षण होगा, जब बॉडी चलना शुरू कर देगी तो कौन सा घर्षण होगा, काइनेटिक होगा, यानी कि भाई गतिक होगा। और इससे पहले के सब क्या है, इससे पहले के सब हैं स्थैतिक, इससे पहले के सब हैं स्थैतिक, और इसके बाद के जितने सब होंगे क्या हो जाएंगे, गतिक हो जाएंगे, जो भी बढ़ते चले जाएंगे। तो ये क्या है, इनको जोड़ने वाली कड़ी, को जोड़ने वाली कड़ी, इसको बोलते हो आप लिमिटिंग फ्रिक्शन। तीसरा फ्रिक्शन है ये, इसको बोलते हो आप लिमिटिंग फ्रिक्शन। लिमिटिंग फ्रिक्शन क्या होता है आपका, सीमांत घर्षण। सब मैंने लिख रखा है थ्योरी में अच्छे से, ठीक है, यहाँ तो बस हम समझाने के लिए लिख रहे हैं, बाकी मैंने अच्छे से लिख दिया है। ये होता है आपका लिमिटिंग फ्रिक्शन यानी कि सीमांत। इसका मतलब मैं कह सकता हूं कि लिमिटिंग फ्रिक्शन जो होता है, सीमांत घर्षण जो होता है, वो स्थैतिक घर्षण का अधिकतम मान होता है। जब स्टैटिक फ्रिक्शन अपनी मैक्सिमम वैल्यू पर पहुंच जाएगा, जब स्थैतिक घर्षण बल अपने अधिकतम मान पर पहुंच जाएगा, तो हम क्या कहेंगे कि अब ये सीमांत बन चुका है, लिमिटिंग है, मतलब इसके बाद ये नहीं, ठीक है। तो देखिए अगर तुमसे पूछा जाए भाई ये सारे के सारे फ्रिक्शन क्या हैं, ये स्टैटिक हैं, ठीक है, ये सारे के सारे फ्रिक्शन क्या हैं, स्टैटिक। स्टैटिक का मतलब स्थैतिक। यहां से मत कुछ नोट करना, मैंने अच्छे से थ्योरी नोट कर दी है, वहां से देख लेंगे। स्थैतिक, और ये कौन सा है आपका, लिमिटिंग। और इसके बाद के जितने भी सारे होंगे वो हो जाएंगे आपके गतिक। कौन से हो जाएंगे, गतिक यानी कि काइनेटिक फ्रिक्शन, ठीक है। तो देखिए मैं आपसे अगर कहूं, अब ये तो तुम फोर्स लगा रहे हो, ये फ्रिक्शन नहीं है, ये तुम फोर्स लगा रहे हो। तो अगर देखा जाए सबसे ज्यादा कौन सा फोर्स होता है, तो सबसे ज्यादा लिमिटिंग फ्रिक्शन होता है, क्योंकि इसके बाद फ्रिक्शन घटना शुरू हो जाएगा। ये फ्रिक्शन नहीं है, इसको फ्रिक्शन मत समझना, फ्रिक्शन ये है, ठीक है। तो इसके बाद फ्रिक्शन का फोर्स घटना शुरू हो जाता है, घर्षण का बल कम होना शुरू होता है। तो सबसे अधिकतम मान किसका होता है, लिमिटिंग फ्रिक्शन का होता है। सबसे अधिकतम मान किसका होता है, लिमिटिंग फ्रिक्शन का होता है। तो क्वेश्चन ये भी आता है कि बताइए सबसे अधिक घर्षण का, लिमिटिंग फ्रिक्शन, अंत घर्षण, ठीक है जी। तो उम्मीद है ये तीनों तरह के घर्षण आपको समझ में आ गए होंगे, स्थैतिक घर्षण बल, सीमांत घर्षण बल, गतिक घर्षण बल। अगर हम इनके बीच में ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो ग्राफ ऐसे जाएगा, ये आपका स्थैतिक घर्षण बल है, और अब ये हो गया आपका यहाँ पर आके स्थैतिक घर्षण बल का अधिकतम मान कहाँ, यहीं तो है, ये इसकी मैक्सिमम वैल्यू है, स्टैटिक फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू लिमिटिंग फ्रिक्शन, यानी कि आपका सीमांत घर्षण। और फिर ये घटना शुरू हो जाएगा, और अब ये घटना शुरू हो जाएगा और क्या हो जाएगा आपका गतिक घर्षण, क्या हो जाएगा, गतिक घर्षण। देखो गतिक घर्षण जब होगा जब ये थोड़ा सा घट जाएगा, ठीक है। तो सारी चीजें मैंने यहाँ पे लिख दी हैं। वॉइस कट हो रही है, देखना है वॉइस का कभी देगा कि नहीं, स्क्रीनशॉट लो इनकी, जल्दी लो स्क्रीनशॉट भाई, तो वर्किंग कर भाई, चलो। नहीं तब का देखो ना जब बच्चे ने कहना शुरू, चलो ठीक है। तो ये हो गए भाई आपके तीन तरह के घर्षण बल। अब देखो आपने अक्सर पढ़ा होगा, ये दो तरह के घर्षण बल और पढ़े होंगे आपने। तो ये होते हैं जब वस्तु चलना शुरू कर देगी तो उसके अन्य दो प्रकार हो जाते हैं, यानी कि गतिक घर्षण जो था हमारा, काइनेटिक फ्रिक्शन जो था, उसके अन्य दो प्रकार हमारे पास आ जाते हैं। उसके अन्य दो प्रकार हो जाते हैं जिनको हम बोलते हैं सर्पी घर्षण बल, और एक होता है आपका लॉटनिक घर्षण बल, यानी कि स्लाइडिंग फ्रिक्शन, और एक होता है आपका काइनेटिक फ्रिक्शन। तो समझो स्लाइडिंग और काइनेटिक क्या होता है, बहुत आसान सी बात है भाई। अगर तुम किसी, मान लो ऐसा बॉक्स है, इस बॉक्स को तुमने ले लिया और तुम इसको खींचना शुरू कर देते हो, तो ये क्या होगी, चीजें खिंचड़ेंगी, यानी कि ये स्लाइड करेंगी। लेकिन इस अगर गोल चीज को तुम खींचोगे तो ये गोल गोल घूमेगी। अब बताओ कि तुम्हें कम फोर्स किस वस्तु को ले जाने में लगे। तुम कहोगे अगर इन दोनों का द्रव्यमान सेम हो तो इस पर कम फोर्स लगेगा, इस पर ज्यादा फोर्स ले जाने में।
तो भाई इस पे फ्रिक्शन फोर्स भी ज़्यादा आएगा और इस पे फोर्स कम। तो बस यही दो टाइप हो जाते हैं आपके काइनेटिक फ्रिक्शन के, कि बताइए काइनेटिक फ्रिक्शन कितने तरह का होगा, एक तो स्लाइडिंग होगा, एक रोलिंग, यानी कि एक तो हो जाएगा आपका सर्पी और एक लोटनी। सर्पी का मतलब किसी चीज को तुम खचेड़ के ले जा रहे हो, खींच खींच के ले जा रहे हो, लेकिन लोटनिक का मतलब उसको लुटा लुटा के ले जा रहे हो, गोल गोल घुमा के ले जा रहे हो। ठीक है, तो जी तुम कंपैरिजन ही गलत कर रहे हो भाई, तुम स्टैटिक स्लाइडिंग और रोलिंग का कंपैरिजन कर रहे हो। अब देखो, स्टैटिक काइनेटिक और लिमिटिंग का कंपैरिजन करो, इन दोनों का अलग कंपैरिजन करो। अगर तुमसे पूछा जाए कि भाई कौन सा घर्षण बल कम होता है और ऑप्शन में हो ये दोनों, तो कौन सा ऑप्शन लगाओगे तुम? यही ऑप्शन लगाओगे। रोलिंग फ्रिक्शन जो होता है, यानी कि आपका जो लॉटनिक घर्षण होता है वो कम होता है। जरा ये बताइए, ये बात सबको समझ में आ गई है? तो इस तरह से बिल्कुल क्लैरिटी के साथ पढ़ो कि कौन सी चीज किसका टाइप है और कहाँ कहाँ से हमें कैसे पढ़ना। फिजिक्स के क्वेश्चन की पीडीएफ कहाँ से मिलेगी भाई? क्वेश्चंस के लिए भी प्रैक्टिस सेट चलाए जाएंगे, वहां से आपको। बहुत बढ़िया, रोलिंग पर क्योंकि बॉडी कम कांटेक्ट में है। वेरी गुड। चलो, तो उम्मीद है आपको बढ़िया समझ में आ रहा होगा। अब चलते हैं थोड़ा सा आगे। अब देखिए, कुछ आते हैं घर्षण बल के नियम, यहां से भी सवाल आता है। हेडिंग होगी इसकी घर्षण बल के नियम। मैं इसमें जगह नहीं है तो यहां डाल देता हूं, घर्षण बल के नियम। घर्षण बल के नियम यानी कि लॉ ऑफ फ्रिक्शन। लॉ ऑफ फ्रिक्शन, घर्षण के नियम बोला जाता है अक्सर इन्हें, लॉ ऑफ फ्रिक्शन। तो आइए देख लेते हैं एक बार कि लॉ ऑफ फ्रिक्शन क्या होते हैं। पहला लॉ आपसे क्या कहता है फ्रिक्शन का? पहला लॉ आपसे ये कहता है, देखो समझते रहो, इस लिखी हुई चीज पे ध्यान मत दो, समझते रहो, ये तो मैंने आपकी सुविधा के लिए बस लिखवाई है। देखिए भाई, जैसे ये है आपकी कोई वस्तु, ठीक है, अब इसका कुछ द्रव्यमान होगा, मान लो इसका द्रव्यमान है m, ठीक है, इसका द्रव्यमान कितना है m। अब इसका जो भार होगा, ये है द्रव्यमान। द्रव्यमान और भार में क्या अंतर होता है, ये हम गुरुत्वाकर्षण वाले चैप्टर में पढ़ेंगे। अभी के लिए आप इतना समझ लो कि द्रव्यमान होता है m और भार होता है mg। अभी बस इतना समझो, वहां पर आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। अभी मैं क्यों नहीं समझा पाऊंगा आपको, क्योंकि जी के बारे में आप नहीं जानते हैं। किसी वस्तु का जो भार होता है वो होता है mg, और वो हमेशा नीचे की ओर काम करता है। जैसे कि अगर मैं इस वस्तु को यहाँ रोक भी दूं, मान लो ये यहाँ लटकी हुई है, मैंने फोर्स लगा के यहाँ रोक दिया, तो क्या होगा, ये अपने भार की वजह से नीचे आ जाएगी, यानी कि इसका जो फोर्स है वो नीचे काम करेगा। तो किसी वस्तु का द्रव्यमान अगर m है तो उसका भार नीचे काम करेगा। अब न्यूटन साहब के तीसरे नियम के हिसाब से इस पर एक प्रतिक्रिया लगेगी, बोलो यस या नो? इस पर क्या लगेगी? एक प्रतिक्रिया लगेगी जिसको हम कहेंगे n। ये एक्शन है, ये रिएक्शन है, ये क्रिया है, ये प्रतिक्रिया है। तो n क्या है? आपकी नॉर्मल रिएक्शन। n को क्या बोलते हैं हम? नॉर्मल रिएक्शन। अब नॉर्मल क्यों होती है? देखिए, लंबवत प्रतिक्रिया को बोलोगे आप लंबवत प्रतिक्रिया। लंबवत प्रतिक्रिया। अब लंबवत क्यों है? क्योंकि ये इस सतह के लंबवत है। इस सतह के कैसी है? लंबवत है। लंबवत का मतलब जो 90 डिग्री का कोण बनाती है। ठीक है जी, तो ये हो गया वस्तु का भार, उसके लिए लग गई लंबवत प्रतिक्रिया। अब अगर तुम इस पर बल लगाओगे, मान लो F फोर्स से इसको आगे खींचते हो, ये तुमने बल लगाया F, तो इस पर क्या आ जाएगा? फ्रिक्शन फोर्स आ जाएगा पीछे। और फ्रिक्शन फोर्स कितना होगा? हम बोल लेते हैं स्मॉल f। ये फ्रिक्शन फोर्स लगेगा पीछे, जिसको मैंने कहा कि ये है आपका स्मॉल f। तो कहा ये गया घर्षण बल का पहला नियम। ये कहता है आपसे कि जो फ्रिक्शन का फोर्स होता है, जो घर्षण बल होता है, वो इस लंबवत प्रतिक्रिया के सीधा अनुक्रमानुपाती होता है। देखो, इस बात का सिंपल सा मीनिंग ये है, अगर तुम ये कहोगे कि घर्षण का बल लंबवत प्रतिक्रिया के सीधा अनुक्रमानुपाती होता है, तो इस बात का मतलब ये है, समझो मेरी बात को, कि भाई जितना इसका भार होगा उतनी ज्यादा लंबवत प्रतिक्रिया होगी और उतना ही ज्यादा घर्षण का बल आएगा। मतलब ज्यादा भार वाली वस्तु पर ज्यादा घर्षण लगेगा और कम भार वाली वस्तु पर कम घर्षण बल लगेगा। ये तो आप भी समझ सकते हैं। ज्यादा भार की वस्तु पर अगर खींचने के लिए ज्यादा फोर्स चाहिए तो पीछे ज्यादा फोर्स आएगा, कम भार की वस्तु को खींचने के लिए कम फोर्स चाहिए तो आपका कम फोर्स ही पीछे आएगा। तो सिंपल सा इसका मीनिंग ये है कि जो घर्षण बल होता है वो किसी वस्तु के भार के सीधा अनुक्रमानुपाती होता है। कहने का मतलब ये है, लेकिन हम इसको किसकी टर्म में बताते हैं? लंबवत प्रतिक्रिया की टर्म में बताते हैं। ठीक है, बताइए क्या सभी को क्लियर है? चलो, अब देखते हैं एक चीज, ये हो गया।
अब जब भी हम सीधा अनुक्रमानुपाती को हटाते हैं तो हमें क्या लगाना पड़ता है, बराबर का निशान, और उसके साथ एक नियतांक लगाना पड़ता है। क्या लगाना पड़ता है, एक नियतांक लगाना पड़ता है। यहां पर हमने नियतांक कौन चूज किया है, हमने नियतांक लिया है म्यू। म्यू को बोलते हो आप घर्षण गुणांक, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, घर्षण गुणांक, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। अब ये क्या है भाई, ये क्या बवाल है, ये बवाल ये है, समझो मेरी बात को कि बच्चा चलो ये कहानी तो सारी ठीक है, मान के चलो हमें इस, जैसे मैंने शुरू में एग्जांपल दिया था कि किसी चीज को खुरदरी सतह पर खींचने में ज्यादा बल लगाना पड़ता है क्योंकि घर्षण बल पीछे ज्यादा लगता है, लेकिन अगर हम वहीं उसको चिकनी सतह पर खींचेंगे, सब कुछ सेम रख के, उसका द्रव्यमान हम भी सेम है, सेम फोर्स लगाएं, तो हमें कम बल लगाना पड़ेगा, है कि नहीं है। यानी कि सतह का प्रभाव पड़ता है, तो सतह के प्रभाव को कौन ध्यान में रखता है, इस फॉर्मूले में सतह के प्रभाव को म्यू ध्यान में रखता है। म्यू क्या है, आपका घर्षण का गुणांक, जो कि सतह के खुरदरेपन अथवा चिकनेपन की माप को बताता है कि कौन सरफेस कितना ज्यादा रफ है या कितना ज्यादा स्मूथ है। ठीक है, कितना रफ है या कितना स्मूथ है, तो म्यू के बारे में मैंने यहां लिख दिया। अब अगर म्यू की वैल्यू ज्यादा हो तो समझ लेना कि वो सतह ज्यादा खुरदरी है। जैसे अगर मान लो तुम्हें म्यू की वैल्यू दे देगा कि एक सरफेस है उस पर म्यू की वैल्यू 0.1 है, एक है जिस पर 0.2 है, एक है जिस पर 0.7 है, तो बताओ इनमें सबसे खुरदरी सतह कौन सी है, सबसे ज्यादा रफ सरफेस कौन सा है, तो सबसे ज्यादा रफ ये हो जाएगा आपका। ठीक है सबसे ज्यादा रफ आपका ये हो जाएगा। तो आसान सी बात रही कि भाई साहब क्या बताता है म्यू, हमें सरफेस की रफनेस को बताता है। और देखिए दुनिया में कोई भी सतह ना तो ऐसी हो सकती कि उस पर बिल्कुल भी घर्षण बल ना लगे। भाई बिल्कुल भी घर्षण बल ना लगने का मतलब मैं कह रहा हूं कि वो पूरी तरह से चिकनी है, 100% चिकनी है। भाई 100% तो कोई भी चिकनी नहीं हो सकती, या कोई भी सतह ऐसी नहीं हो सकती कि उस पर घर्षण बल इतना हो जाए कि तुम किसी वस्तु को आगे नहीं खींच पा रहे हो। मतलब वो इतनी ज्यादा खुरदरी है कि घर्षण बल इतना ज्यादा है कि तुम कितना भी फ्रिक्शन फोर्स लगा रहे हो वो उसको आगे नहीं खींच पा रहा। इसका मतलब ना तो म्यू की वैल्यू 1 तक जा सकती, 1 का मतलब क्या है कि कोई सतह पूरी तरह से खुरदरी है, और 0 का मतलब क्या है कि कोई सतह पूरी तरह से चिकनी है। तो घर्षण बल की वैल्यू 0 से थोड़ी सी ऊपर रहेगी और 1 से हमेशा नीचे रहेगी। ये क्वेश्चन भी कई बार आपसे पूछा गया है। ठीक है, तो शायद आप रट लेते होंगे, लेकिन आज आप समझो कि ऐसा क्यों होता है कि म्यू की वैल्यू 0 से 1 के बीच में होगी। ठीक है, फ्रिक्शन लेस कुछ नहीं होता सुजीत, फ्रिक्शन लेस केवल हम मान लेते हैं, घर्षणहीन सतह हम मान लेते हैं ताकि हमें घर्षण बल की कैलकुलेशन ना करनी पड़े। तो कोई सतह दुनिया में ऐसी नहीं है कि जिस पर फ्रिक्शन ना हो, सब पर फ्रिक्शन होता है बताइए एक बार, क्लियर है? क्या आपको ये बिल्कुल क्लियर है? अगर क्लियर हो तो घर्षण बल का पहला नियम था ये। अब चलते हैं दूसरे नियम पर, घर्षण बल के दूसरे नियम पर। मैंने कहा ये चीज हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि घर्षण बल जो होता है, फ्रिक्शन फोर्स जो होता है, ये हमेशा डायरेक्शन ऑफ मोशन के हमेशा ऑपोजिट लगता है। ठीक है, डायरेक्शन ऑफ मोशन के हमेशा ऑपोजिट लगता है, फोर्स के लग भी सकता है नहीं भी लग सकता है। ठीक है, दूसरा है ये कॉन्टैक्ट एरिया पर डिपेंड नहीं करता है। कॉन्टैक्ट एरिया का मतलब ये है कि मान के चलो ये मेरे पास एक ब्लॉक है, ठीक है, और मैंने इसका कॉन्टैक्ट एरिया रखा, मान लो ये 10 किलो का ब्लॉक है मेरे पास, 10 किलो का ब्लॉक है, मैंने इसको इतने क्षेत्रफल पर रखा तो कुछ फ्रिक्शन फोर्स लगेगा। अब मान के चलो इसी ब्लॉक को मैंने छोटा कर दिया, मतलब डेंस कर दिया, लेकिन इसका द्रव्यमान 10 ही किलो रखा, तो फ्रिक्शन फोर्स अब भी इस पर इतना ही लगेगा। ऐसा नहीं है कि ज़्यादा क्षेत्रफल घेर रहा है तो फ्रिक्शन ज़्यादा लगेगा, ये कम एरिया घेर रहा है तो फ्रिक्शन कम लगेगा, ऐसा नहीं है। ये कभी भी क्षेत्रफल पर निर्भर नहीं करता है, ये सतह के प्रकार पर निर्भर करता है। बिल्कुल मैंने आपको बताया, जो खुरदरी सतह होती हैं, जो खुरदरे रिश्ते होते हैं भैया, वहाँ पे दिक्कतें ज़्यादा होती हैं, और जो स्मूथ रिश्ते होते हैं वहाँ पे दिक्कतें कम होती हैं। ये आपको समझ में आ गया होगा। उसके बाद घर्षण बल वेग पर निर्भर नहीं करता, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि ये कभी भी वेलोसिटी पर डिपेंड नहीं करता है। अब देखिए अगर हम प्रैक्टिकली देखेंगे ना तो वेलोसिटी पर करता है भाई डिपेंड। वेलोसिटी ज़्यादा होगी तो फ्रिक्शन फोर्स अपने आप ही कम होता है, मैंने एग्जांपल भी दिया था। लेकिन कैलकुलेशन से बचने के लिए हम एक ऐसा नियम मान लेते हैं कि भाई साहब घर्षण बल वेग पर निर्भर नहीं करता है। तो पेपर में क्या लिखना है आपको, पेपर में यही लिखना है कि फ्रिक्शन फोर्स जो है वो ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी पर कभी भी डिपेंड नहीं करता है। ठीक है, और फ्रिक्शन फोर्स जो होता है वो ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी पर डिपेंड नहीं करता है। इस चीज को अच्छे से समझेंगे आप चलो, जीके हिंदी की क्लास कब चलेगी भाई? जीके और हिंदी की क्लासेस दोस्त आपको रिकॉर्डेड दी जा रही हैं, करंट अफेयर जिसमें लाइव है तो आप उनको सबको रिकॉर्डेड देखेंगे। तो ये हो गए घर्षण बल के नियम, और यहाँ से ना ये डायरेक्ट क्वेश्चन बने हैं, ये प्रीवियस ईयर के किसी ना किसी एग्जाम के डायरेक्ट क्वेश्चंस हैं, और कोई भी कमीशन ऐसा नहीं होता कि अपने नए क्वेश्चन फ्रेम करता है।
कोई भी कमीशन अपने नए सवाल नहीं बनाता, वो किसी पुराने कमीशन के आए हुए सवालों को छाप देता है। तो सबसे अच्छा तरीका होता है तैयारी का कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को आप ज़्यादा से ज़्यादा करो। तो ये सब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं, ठीक है। हाँ, बहुत बढ़िया सुजीत, वेरी गुड। अब चलते हैं अगले मुद्दे पर, और अगला मुद्दा जो है हमारा फ्रिक्शन के अंदर, ये है घर्षण कोण, एंगल ऑफ फ्रिक्शन। अब देखिए जी, एंगल ऑफ फ्रिक्शन क्या होता है, हर एक बात को बहुत ध्यान से समझना। मान के चलिए ये ब्लॉक है, फिर से वही ब्लॉक है हमारा, और ये कहीं पर रखा हुआ है। अब हमने क्या किया, इस पर एक फोर्स लगाना शुरू करा। अब अगर हम फोर्स लगाते हैं तो डेफिनेटली पीछे की दिशा में एक घर्षण बल आ जाएगा, फ्रिक्शन फोर्स आ जाएगा, है ना। एक क्या आ जाएगा आपका, फ्रिक्शन फोर्स पीछे की तरफ आ जाएगा। इस वस्तु का जो वेट है वो कहाँ काम कर रहा होगा भाई, इस वस्तु का वेट काम करेगा नीचे, ये काम करेगा। और नॉर्मल रिएक्शन जो होगी वो कहाँ काम करेगी, ऊपर करेगी। इसकी जो नॉर्मल रिएक्शन है वो कहाँ काम करने लगेगी, ऊपर करने लगेगी। अब देखिए, अगर नॉर्मल रिएक्शन ऊपर काम करने लगेगी तो ये दोनों फोर्स को देखिए आप, यहाँ पे कितने फोर्स हो गए। यानी कि अगर हम देखें, एक फोर्स तो ये है और एक फोर्स ये है, इन दोनों को आप थोड़ा सा नजदीक ले आओ तो चीजें आपको बेहतर समझ में आएंगी। इसको यहां बना लो और इसकी नॉर्मल रिएक्शन को अलग कलर से इधर बना लेते। ये हो गई इसकी नॉर्मल रिएक्शन, ये हो गया वेट और ये हो गया नॉर्मल रिएक्शन। अब देखो, फ्रिक्शन क्या चाहता है, फ्रिक्शन चाहता है वस्तु इधर जाए, और नॉर्मल रिएक्शन जो है, लंबवत प्रतिक्रिया जो है, ये क्या चाहती है कि वस्तु भाई साहब ऊपर उड़ के चली जाए। तो वस्तु जाएगी कहाँ, तो वेक्टर में हमने क्या पढ़ा था, सदिश में हमने क्या पढ़ा था कि जब दो या दो से ज्यादा फोर्स लग रहे हों, जब दो या दो से ज्यादा बल एक वस्तु पर लग रहे हों, तो वस्तु जो है कहाँ जाएगी, वस्तु उनके रिजल्टेंट की डायरेक्शन में जाएगी, परिणामी की दिशा में जाएगी। यानी कि इन दोनों का एक परिणामी बन जाएगा। अब जिसने वेक्टर वाली क्लास नहीं ली होगी उसको नहीं समझ में आएगा, लेकिन जिसने ली होगी उसको समझ में आ जाएगा। ये बन जाएगा इनका परिणामी, यानी कि ना वस्तु इधर जाएगी ना वस्तु इधर जाएगी, वस्तु इधर जाएगी, ठीक है, परिणामी की दिशा में। आर क्या है, रिजल्टेंट। बाकी सारे नोटेशन हम लिख चुके हैं। आर क्या है आपका, रिजल्टेंट, ठीक है। इसको बोल रहे हैं हम परिणामी बल, परिणामी की दिशा में जाएगी। तो परिणामी और नॉर्मल रिएक्शन के बीच जो एंगल बनेगा, परिणामी और नॉर्मल रिएक्शन के बीच जो एंगल बनेगा, इसी को बोलते हैं हम घर्षण कोण। तो डेफिनेशन कैसे बनती है, डेफिनेशन ऐसे बनती है कि किसी भी वस्तु पर लगने वाली लंबवत प्रतिक्रिया और घर्षण बल के परिणामी का नॉर्मल अब रिएक्शन यानी लंबवत प्रतिक्रिया के साथ बना हुआ कोण घर्षण कोण कहलाता है, ठीक है। अब जिसको ये सारी कहानी भी समझ नहीं आई हो, बस वो एक चीज मेरे कहने से भैया बस रट देना कि म्यू बराबर टेन थीटा। अगर आपको इतनी कुछ समझ में नहीं आई है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये आपको खून में घुस जाना चाहिए कि म्यू बराबर होता है टेन थीटा। थीटा क्या है, घर्षण कोण, फ्रिक्शन का एंगल, और म्यू क्या है आपका, म्यू है आपका कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। यहां से क्वेश्चन जरूर आ जाता है, म्यू बराबर टेन थीटा से क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है, ठीक है। अब देखिए, इससे न्यूमेरिकल भी बन सकता है छोटा मोटा। कैसे बन सकता है वो आपसे बोलेगा कि बताइए, जो टेन थीटा है ना, टेन थीटा ये है आपका 30 डिग्री। थीटा की वैल्यू को कहेगा, अगर घर्षण कोण की वैल्यू 30 डिग्री है तो म्यू का मान बताइए, म्यू का मान बताइए। तो बताओ म्यू की वैल्यू कितनी हो जाएगी। आप कहोगे सर म्यू बराबर तो टेन थीटा होता है, म्यू बराबर टेन ऑफ थीटा। तो टेन 30 डिग्री रख दोगे, और टेन 30 कितना होता है, 1/√3, यानी कि 1/1.732। इसको सॉल्व कर लेना, आंसर आ जाएगा। तो म्यू इक्वल्स टू टेन थीटा। बहुत बढ़िया सुजीत, वेरी गुड। म्यू बराबर टेन थीटा। रश्मि वेरी गुड। सर कितने लोग लाइव हैं बता दीजिए। जब भी तुम करोगे ना, ऐसे कम से कम 20 क्वेश्चन होते हैं, उनको इग्नोर इतना करना पड़ता है। भाई साहब तुम ये देख रहे हो कि तुम्हारा कंपटीशन कितने बच्चों से है, तो वो चीज़ तुम भूल जाइए। जितनी सीट हैं उसके कम से कम 4 गुना बच्चे बहुत चीते हैं, या और मैं तो कहूँगा 6-7 गुना बच्चे। बाकी तो ठीक है, सब ऐसे ही रहते हैं, लेकिन उसके 4 गुना बच्चे सब के सब चीते हैं। और तुम सोचो कि तुम्हारा कंपटीशन किसी और से नहीं है बल्कि खुद से है। तुम अपने आप को इतना निखारो कि जो कोई और वहाँ पे बैठा हुआ पढ़ाई कर रहा है ना, तुम उससे हमेशा आगे रहो। जो इस एग्ज़ाम की बहुत पहले से तैयारी कर रहा है, अब करनी शुरू करी है, लेकिन वो बहुत मेहनत कर रहा है, तुम उससे ज़्यादा मेहनत करो। बस यही एक तरीका है। ये कभी भी कंपटीशन चेक नहीं हो पाएगा जैसे तुम करना चाहते हो। ठीक है भाई, एकदम ज़बरदस्त। उम्मीद है ये सबको समझ में आ गया बढ़िया तरीके से, 1/√3। चलो, तो ये हो गया आपका घर्षण का कोण। अब एक दूसरा कोण होता है फ्रिक्शन में, उसको बोलते हैं हम विराम कोण, यानी कि एंगल ऑफ रिपोज। अब देखिए, एंगल ऑफ रिपोज क्या होता है, समझना मेरी बात को। एंगल ऑफ रिपोज देखो, ये मान के चलिए मैंने अपने फोन को ऐसे रखा, ठीक है। अभी मेरा फोन बिल्कुल फ्लैट सरफेस पर है।
अब अगर बच्चा मैं इस फ्लैट सरफेस को ऐसे करना शुरू कर दूंगा, ऐसे इंक्लाइन करना शुरू कर दूंगा, तो बताओ क्या होगा। मुझे लगेगा कि मेरा फोन अब गिरने वाला है, लेकिन अभी नहीं गिरा, अभी नहीं गिरा। बेटा कह रहे होगे गिरा के दिखाओ, नहीं गिराऊंगा, हाथ लगाए नीचे। तो देखो अब जस्ट मुझे फील हो रहा है कि ये फोन जस्ट गिरने वाला है, यानी कि अब मैं अगर थोड़ा सा भी इंक्लाइन करूंगा तो देखो ये नीचे खिसकना शुरू हो जाएगा। क्या आपको दिख रहा है? ये नीचे खिसकना शुरू हो जाएगा। हटा ले मास्टर, नीचे से हाथ हटा ले। नहीं हटाऊंगा। अब देखिए, यानी कि वो एंगल जिस पर कोई भी चीज जस्ट गिरना शुरू, चलना शुरू कर देती है, वो कोण जिस पर कोई भी वस्तु जस्ट चलना शुरू कर देती है, उसको बोलते हैं हम यहां पर विराम कोण, एंगल ऑफ रिपोज। यानी कि उससे पहले वो कहां तक थी? विराम में थी। उससे पहले वो विराम में थी। तो कौन सा एंगल विराम कोण हो जाएगा? यानी कि, और ये हमेशा कौन से तल पे बनेगा? ये हमेशा उठे हुए तल पे बनेगा या झुके हुए तल पे? तो ये जो कोण होता है आपका विराम कोण होता है, इसको हम अल्फा से दिखाई देते हैं। ठीक है, विराम कोण को किससे दिखाई देते हैं? हम अल्फा से दिखाई देते हैं। तो देखो, जैसे हमने पढ़ा था एक रिलेशन, ध्यान देना, हमने एक रिलेशन पढ़ा था पीछे, म्यू बराबर टेन थीटा, है ना। और तो यहां पर भी यही रिलेशन लगता है, म्यू बराबर टेन अल्फा। ये भी म्यू के बराबर ही होता है। अब यहां से तुम देखोगे, अगर दोनों ही म्यू के बराबर हैं तो थीटा अल्फा के बराबर हो जाएगा। तो ये तीनों के तीनों रिलेशन अपने आप में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर कोई छोटा मोटा सवाल बना तो इसी से बनेगा। जैसे बोलेगा कि बताइए, अगर घर्षण का कोण 30 डिग्री है तो विराम कोण कितना होगा? वो भी 30 ही डिग्री होगा, है ना। इस तरीके से क्वेश्चन इसमें पूछे जाते हैं। या पूछेगा कि अगर विराम कोण आपका 30 डिग्री है तो घर्षण गुणांक की गणना कीजिए। भाई आप कहोगे अगर सर एंगल ऑफ रिपोज जो है वो 30 डिग्री है, तो डेफिनेटली फ्रिक्शन एंगल भी 30 डिग्री होगा, और फ्रिक्शन एंगल 30 डिग्री है तो आप इसको कैलकुलेट कर लोगे आराम से। इस तरीके के क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं। तो ये हो गया छोटा सा इसका न्यूमेरिकल पार्ट, तुम्हारे सिलेबस के लेवल पे यही है, इससे ज़्यादा नहीं होगा। अब चलते हैं आगे, और अगली कहानी आपसे क्या कहती है। बहुत अच्छी बात है इसमें एक, अक्सर 10th क्लास में अगर आपने पढ़ा हो, हमारे ज़माने में तो इस पर एक ऐसे लिखने को आता था, निबंध लिखने को आता था कि घर्षण एक आवश्यक बुराई है। घर्षण एक आवश्यक बुराई है, फ्रिक्शन इज अ नेसेसरी ईवल। अब फ्रिक्शन को नेसेसरी ईवल क्यों बोला जा रहा है? नेसेसरी ईवल का मतलब है कि ऐसे दुश्मन जो हमारे लिए जरूरी है, मतलब जिनको हमें मजबूरन रखना पड़ता है। क्यों? समझो, देखिए, ऐसी कोई चीज है तो उसका मतलब यह है कि कहीं ना कहीं उसके लाभ भी हैं और हानि भी हैं, यानी कि हम उसके बगैर रह भी नहीं सकते, लेकिन उसके नुकसान भी हैं। तो जरा ये देखो कि पहले तो घर्षण के नुकसान क्या हैं। तो घर्षण के नुकसान ये हैं, जैसे आप देखोगे मशीन के दो पार्ट्स हैं जिनको आप गरारी बोलते हो, ये गियर होते हैं। गियर होते हैं, तो गियर जो होते हैं, जब मान लो ये गियर के टूथ हैं जो बाहर निकले होते हैं पैने से, ये गियर का एक टूथ दूसरे टूथ पर चलेगा। अब इनके आरपीएम कितने होते हैं? बहुत ज़्यादा होते हैं, 1200 1500 आरपीएम होते हैं। सारा दिन मान लो कोई गाड़ी चल रही है और 1 मिनट में वो इसको 1200 बार घिस रहा है, 1 मिनट में 1200 बार घिस रहा है। तुम अपनी उंगली को 1 मिनट में 1200 बार घिस के देखना, वहां से टूट जाएगी, लाल पड़ जाएगी, खून निकल जाएंगे। तो ऐसे ही फ्रिक्शन की वजह से ये गियर क्या होते हैं? एक दूसरे को कट करते रहते हैं। अब सर जरूरत क्यों है इनकी? भाई जरूरत इसलिए है क्योंकि फ्रिक्शन नहीं होगा तो तुम चल ही नहीं पाओगे, इनको चला ही नहीं पाओगे, क्योंकि चलाने के लिए तुम्हें चाहिए एक लंबवत प्रतिक्रिया जो कि मिलेगी ही नहीं फ्रिक्शन के बगैर। अरे तुम हो, जैसे तुम चिकनी सतह पर चल ही नहीं पाते हो, अगर ये खुरदरी ना हो, चिकनी हो जाए तो बिल्कुल वही हाल होगा जैसे जब तुम चिकनी सड़क पर चलते हो, चिकनी सतह पर चलते हो तो फिसलना शुरू कर देते हो। कार को देख लो, अगर तुम चिकनी सतह पर लेके जाते हो तो उसके पहिए वहीं के वहीं स्लिप होना शुरू कर देते हैं, क्योंकि उसको लंबवत प्रतिक्रिया नहीं मिल पाती है। तो भाई साहब, चलते रहने के लिए जरूरी भी है लेकिन नुकसान भी होता है। अगर हम यहाँ बोर्ड पर लिख पा रहे हैं या आप पेन से कॉपी पर लिख पा रहे हो तो उसकी वजह सिर्फ घर्षण है। अगर फ्रिक्शन फोर्स ना हो तो पेन को आप कंट्रोल ही नहीं करेंगे, पेन आपका इधर उधर ही भगता रहेगा। आपने देखा होगा रफ कॉपी पे आप ज़्यादा अच्छे से लिख पाते हो क्योंकि पेन जम के चलता है, फ्रिक्शन फोर्स ज़्यादा होता है। वहीं अगर आप चिकने पेपर पे लिखोगे तो उतना अच्छा नहीं लिखा जाएगा क्योंकि तुम्हारे कंट्रोल से बाहर रह जाता है वो, फ्रिक्शन कम होने की वजह से। आया कुछ कुछ समझ में? तो फ्रिक्शन के लाभ क्या हैं? चलने में आप इसका इस्तेमाल करते हो, लिखने में इस्तेमाल करते हो, वाहनों के जो ब्रेक होते हैं, जो ब्रेक लगते हैं कारों में या बाइक में, वो भी फ्रिक्शन पर ही डिपेंड होते हैं। आजकल तो वैसे आपके कौन से ब्रेक आ रहे हैं? न्यूमेटिक ब्रेक आ रहे हैं, न्यूमेटिक हवा से चलने वाले ब्रेक होते हैं। हाइड्रोलिक ब्रेक आ रहे हैं जो कि लिक्विड से चलने वाले ब्रेक होते हैं। लेकिन पहले जो ब्रेक आते हैं, अब भी बाइक वगैरह में तो वही आते हैं, नॉर्मल बाइक्स में, स्प्लेंडर वगैरह में, वो फ्रिक्शन पर ही ब्रेक काम करते हैं। इसकी हानियां क्या होती हैं? लॉस ऑफ एनर्जी है। भाई पार्ट्स में इतने सारा एनर्जी का लॉस हो रहा है, जब एक दूसरे से घिसड़ के चलेगा तो जो उसको काम करना चाहिए वो नहीं करेगा, उसकी एनर्जी का लॉस होता चला जाए। ठीक है, चलो ये हो गया आपका फ्रिक्शन के लाभ या हानि। अब बात क्या है, ऐसी चीज के साथ क्या करो? अगर तुम ऐसी चीज को ज्यादा गले लगाओगे तो तुम्हारा ज्यादा नुकसान होगा, ज्यादा दूर ले जाओगे तो तुम उसके बगैर काम नहीं कर पाओगे। तो हमें क्या करना है? हमें करना ये रहता है कि भाई साहब ऐसी चीज से कॉम्प्रोमाइज बना के रखो, मतलब ना उसको बहुत ज्यादा कम होने दो, ना ही बहुत उसको ज्यादा ज्यादा होने दो।
तो हम क्या करते हैं कि घर्षण को कम करके रखते हैं थोड़ा सा। कैसे? चिकनाई का उपयोग करते हो। आपने देखा होगा बाइक वगैरह की चेन में, साइकिल की चेन में आप ग्रीस लगाते हो, ऑयल लगाते हो, मोबिल ऑयल लगाते हो, जिसको तुम मोबिल लाल कहते हो, मोबिल ऑयल होता है। तो मोबिल ऑयल लगाते हो, उससे क्या होता है कि उसमें फ्रिक्शन बहुत कम हो जाता है। फ्रिक्शन कम होने की वजह से वो ज़्यादा घिसड़ती नहीं है, रगड़ती नहीं है। उसके बाद आप एक सुटेबल सरफेस का इस्तेमाल करते हो, उपयुक्त सतह का इस्तेमाल करते हो। उपयुक्त सतह का मतलब आप बहुत ज़्यादा खुरदरी सतह मत ले लेना, आप हल्की सी चिकनी सतह का इस्तेमाल करोगे। उसके बाद स्ट्रीम लाइनिंग करते हो आप। स्ट्रीम लाइनिंग का मतलब क्या होता है? आपने अक्सर कार देखी होंगी, जो रेसिंग कार होती है उन पे हवा का फ्रिक्शन बहुत ज़्यादा लगता है, या नॉर्मल कार भी जो होती है हवा का फ्रिक्शन उन पे ज़्यादा लगता है। तो कभी भी कार ऐसा नहीं है कि ऐसा खड़ी हुई बना दी, ऐसा खड़ी हुई कोई कार नहीं होती है। हल्की सी ऐसे स्लाइटली बेंड होता है उसका सामने वाला फ्रंट मिरर जो होता है, ऐसे स्लाइटली बेंड होता है इस तरीके से। तो इससे क्या होता है कि जो हवा है ना वो जाएगी और ऊपर से ऐसे होकर निकल जाएगी। लेकिन अगर यही कार ऐसी होती तो हवा इसको डायरेक्ट पीछे धकेलती, फ्रिक्शन बहुत ज़्यादा लगता। ठीक है। चौथा, आप बॉल बियरिंग का इस्तेमाल कर लेते हो। बॉल बियरिंग क्या होते हैं? जिनको आप बेयरिंग बोलते हो। अब बियरिंग क्या करेगा? जैसे मान के चलो बुग्गी है। अब बुग्गी में, क्योंकि तुम गांव देहात से बिलोंग करते हो वहीं ज़्यादा समझोगे, ये पहिया है, ये एक्सल है। अब तुमने डायरेक्टली एक्सल को पहिए में ठूंस दिया, तो एक्सल और पहिया एक दूसरे को रगड़ते हुए चलेंगे। तो हम क्या करते हैं, एक्सल पे पहले लगाते हैं बियरिंग और उस बियरिंग पे लगा देते हैं पहिए को। अब एक्सल घुमाएगा बियरिंग को और बियरिंग घुमाएगा पहिए को। उससे क्या होगा? उससे होगा ये कि बियरिंग में होती है अंदर छोटी छोटी बॉल। तो बॉल क्या है ना, घूमती हैं। भाई स्लाइडिंग फ्रिक्शन रोलिंग फ्रिक्शन से ज़्यादा होता है। तो हमने किसका इस्तेमाल कर लिया? रोलिंग फ्रिक्शन का इस्तेमाल कर लिया। छोटा एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट है, बॉल का एरिया बहुत कम है इसमें, तो अंदर भरी होती हैं, इस वजह से आपका फ्रिक्शन क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। ठीक है। तो ये हो गया आपका किसके बारे में? फ्रिक्शन के बारे में। अब देखो, एक पहले की चीज़ को मैं रिलेट करूंगा और मैं आपसे ये उम्मीद करूंगा कि जो हमने पहले पढ़ लिया था वो आपको यहाँ पे याद हो जाना चाहिए, नहीं तो फिर सारी गड़बड़ है। हमने क्या पढ़ा था? हमने पढ़ा था कि एक साइकिल सवार जब मुड़ता है तो उसको मुड़ने के लिए सेंटर के अंदर की तरफ का जो फोर्स है, क्योंकि जब कोई चीज़ घूमती है तो बाहर की तरफ फोर्स लगता है, अंदर की तरफ लगने वाला फोर्स जो कि सेंट्रीपिटल फोर्स होता है, अभिकेंद्रीय बल होता है, वो उसको कहाँ से प्रदान होता है? उसके झुकने से प्रदान होता है। ये बात थी। चलो, उसको तो अंदर की तरफ एक फोर्स चाहिए था जो उसे बाहर ले जाने से रोक ले, तो वो अंदर की तरफ झुक गया था। अब कार के साथ तो ऐसा नहीं हो सकता, कार तो नहीं झुक सकती है। तो हमने क्या कर दिया था? हमने रोड को ही उठा दिया था। लो, जब उठे हुए रोड पे कार जाएगी तो अपने आप झुक जाएगी। लेकिन मान के चलो कहीं पर रोड भी उठा हुआ नहीं है, कहीं पर रोड भी उठा हुआ नहीं है। अब तुम क्या करोगे जब रोड ही नहीं उठा हुआ? तो रोड अगर नहीं उठा हुआ है तो उसको अंदर के लिए बल कहां से मिलेगा? तो उसको अंदर के लिए बल फिर फ्रिक्शन से ही मिलता है। फिर वो पूरा का पूरा किस पर निर्भर हो गया? फिर वो घर्षण पर ही निर्भर हो जाता है पूरी तरह से। अब तुम कहोगे सर उठे हुए रोड पे भी तो फ्रिक्शन था, फिर रोड क्यों उठाया? भाई साहब, उससे फायदा ये मिल जाएगा कि तुम ज्यादा गति से जा सकते हो। देखो, अंदर की तरफ जाने के लिए दो वजह से बल मिल रहा है, या तो रोड को उठा दो, रोड प्लस फ्रिक्शन दोनों वजह से अंदर की तरफ फोर्स मिल रहा है। अगर कहीं पर दोनों चीजें हैं तो फिर ज्यादा बल मिलेगा आपको, यानी कि आप ज्यादा गति से वहां से निकल के जा सकते हो। लेकिन अगर दोनों में से कोई एक ही चीज है तो फिर आपको अपनी गति कम करनी पड़ेगी, आपको अपनी गति कम करनी पड़ेगी। अगर आप बहुत ज्यादा तेज गति से जाओगे तो अंदर की तरफ, उसमें से बाहर की तरफ गिर जाओगे। समझ में आई आपको मेरी बात? तो ऐसे रोड जो उठे हुए भी नहीं होते हैं तो उनमें किसी भी चीज को मुड़ने के लिए आवश्यक अंदर की ओर जो बल मिलता है, फोर्स जो मिलता है, जिसको हम सेंट्रीपिटल अभिकेंद्रीय फोर्स कहते हैं, वो कहां से मिलता है? फ्रिक्शन से। और उसका फॉर्मूला क्या होता है? V लेस देन इक्वल टू रूट म्यू आर जी। लेस देन इक्वल टू का मतलब क्या है कि आपको अगर ये वैल्यू कैलकुलेट करके हम लाते हैं, इस वैल्यू से कम की वेलोसिटी रखनी पड़ेगी, यानी कि अगर आप किसी रोड पे घूम रहे हो तो इस वैल्यू से कम की गति से आपको मुड़ना पड़ेगा, तो ही ये गारंटी है कि आप बाहर नहीं गिरेंगे। अगर इससे ज्यादा गति से आप बाहर जाओगे तो बाहर गिर जाएंगे। ये हमारा जो है कैलकुलेशन के बाद आता है, लेकिन हमें डेरिवेशन की कोई जरूरत नहीं है, बस हमें डायरेक्टली इसको याद रखना है कि V बराबर रूट म्यू आर जी। ये तुम्हारे स्तर से भी बहुत ऊपर की चीज़ है, हालांकि असिस्टेंट ऑपरेटर वालों को तो कोई दिक्कत नहीं है, ये चीज़ें कम भी समझ में आए, हेड ऑपरेटर वाले इनको जरूर देख लेना, क्योंकि ये थोड़ा सा एडवांस लेवल हो जाता है और हमें वहाँ की ज़रूरत हो जाती है। ठीक है। तो आशा करूंगा कि सारी चीज़ें बढ़िया रही होंगी, बेहतर तरीके से समझ में आई होंगी। तो ये हो गया हमारा पूरा फ्रिक्शन, और फ्रिक्शन के हर एक एंगल को हर एक कॉर्नर से हमने कवर किया, हमेशा की तरह हर टॉपिक की तरह। जैसे हमने सारे टॉपिक्स अच्छे से समझे, वैसे ही फ्रिक्शन से बनने वाले हर तरह के क्वेश्चंस मैं थ्योरी में ही शामिल करता जा रहा हूँ। आप लोग कहते हो सर क्वेश्चन, भाई ये सब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है जो मैं थ्योरी की फॉर्म में शामिल करके लाता हूँ। मैं थ्योरी को उसी हिसाब से डिजाइन करता हूँ जिस हिसाब से जिस टॉपिक से अलग अलग एग्जाम्स में आपके स्तर के में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो आप चाहे प्रैक्टिस कहीं से भी करना, आप खुद से भी थोड़े एफर्ट डालो, कहीं से कोई भी बुक उठाओ, प्रैक्टिस करना शुरू कर दो, लेकिन लेवल की होनी चाहिए। ऐसा नहीं आप IIT लेवल की उठा लो, नीट लेवल की उठा लो, एयरफोर्स लेवल की उठा लो, फिर मुझे एक क्वेश्चन भेजोगे सर ये नहीं हो रहा वो नहीं हो रहा। हालांकि आपको एक्स्ट्रा कोई प्रैक्टिस करने की जरूरत नहीं है, आप इतने को अच्छे से पढ़ो, याद करो। पता है हम लोगों के साथ दिक्कत क्या होती है? हमें
हम मल्टीपल सोर्सेज पे भागते हैं। मल्टीपल सोर्स का मतलब होता है हम सोचते हैं यहाँ से भी पढ़ लें, यहाँ से भी पढ़ लें। अभी यूट्यूब पे कोई वीडियो आ जाए, 1 घंटे में 20 में से 20 नंबर, ओ भाई साहब सब देखने लग जाएंगे उसको। लेकिन तुम्हें ये नहीं पता कि जो सामने वाला है कौन, वो कहाँ से क्या एनालिसिस करके लाया है। अगर 1 घंटे में 20 में से 20 नंबर दिला देता तो यहाँ पढ़ाई क्यों रहा होता, पेपर भेजता वो तो आराम से। तुम इन चीज़ों को नहीं सोचते हो, तुम लोग आसानी से जाल में फंस जाते हो। तुम्हारी भी गलती नहीं है, तुम लोग थोड़े से भोले भाले से हो, इन चीज़ों को ज़्यादा नहीं जानते हो। बाकी मैं कहूँगा एक सोर्स से पढ़ो, 10 किताबों को पढ़ने से अच्छा है एक किताब को 10 बार पढ़ो। ऐसे पढ़ो कि चीज़ें आपके दिमाग में डायरेक्टली रहें, यानी कि इतना मजबूत करो इस चैप्टर को कि अगर मैं तुमसे कल परसों उसके बाद 10 दिन बाद भी कुछ पूछूं तो तुम तुरंत जवाब दे सको। अब देखो अपने आप को जांचने का तरीका, क्या तुम्हें, अगर मैं अब कहूँ तुमसे किसी भी बच्चे से कि भाई साहब जितना मैंने अब तक पढ़ाया है क्या तुम्हें सारा याद है, तो जो बच्चा हाँ कह रहा है, अंदर से आवाज़ आ रही है हाँ, तो समझ लो तुम्हारी तैयारी अच्छी चल रही है। जिस बच्चे के अंदर से ना आ रही है ना, तो समझ लो उसकी तैयारी में कहीं ना कहीं कोई ना कोई कमी चल रही है। तो आपको ज़्यादा जगह भगने की जरूरत नहीं है कि क्वेश्चन दो, प्रैक्टिस करो, ये करो, वो करो। आपको केवल उतनी चीज़ों पर डिपेंड रहना है जितना मैं करवा रहा हूँ इतना कर लो, लेकिन इसको अच्छे से करो और इतने अच्छे से करो कि तुम्हें इसमें से कोई क्वेश्चन मैं पूछूं तो उससे बाहर नहीं जाना चाहिए। बाकी प्रैक्टिस मैं करवाऊंगा, मेरी जिम्मेदारी है। बिल्कुल आप परेशान मत हो। आप लोग क्या है एक साथ सब कुछ चाहिए, एक साथ सब कुछ चाहिए, वैसे नहीं करना है। एक प्रोसीजर से चलो, धीरे धीरे पहले इसमें इतना मजबूत बना लो कि जब हम प्रैक्टिस क्वेश्चन करें तो आपको कोई दिक्कत ही ना आए। ठीक है, तो इसी पर निर्भर रहो, अलग से कुछ भी करने की आपको 1% जरूरत नहीं है। देखो अगर मान के चलो 25 सवाल आते हैं ना, तो भाई साहब आपको हमारे में से 20 से 22 सवाल पढ़े हुए लगेंगे। मैं कभी नहीं कहता कि 25 में से 25 पढ़े हुए लगेंगे। कोई दुनिया में कोई ऐसा आदमी नहीं है कि जो सारे सवाल पढ़े हुए ला देगा एग्जाम में। तो एक सवाल इधर उधर से भी दे देते हैं, आउट ऑफ सिलेबस आपको शायद लगेंगे, जो हार्ड लेवल के होंगे, कुछ भी हो सकता है। 20 से 22 सवाल, 22 सवाल तक की गारंटी मैं लेता हूँ। अगर 25 सवाल आते हैं कि 20 से 22 सवाल आपके बहुत आराम से हमारे पढ़े हुए में से हो जाएंगे, बशर्ते आपने मॉक टेस्ट अच्छे से दिए हो, आपने अच्छे से प्रैक्टिस करी हो, आपने अच्छे से मेरी कॉन्सेप्ट क्लास ली हो, और ये आपको याद भी रहना चाहिए। केवल ऐसे फ़ोन सामने रख के लीड लगा के पढ़ने से पढ़ाई नहीं होती है। पढ़ने का मतलब है ये तो, अगर हमने क्लास ली है तो ये हमने एक स्टेप कंप्लीट किया है। किसी चीज़ को याद रखने के 5 स्टेप होते हैं। एक स्टेप है कॉन्सेप्ट को क्लियर करना, हम कोशिश कर रहे हैं कॉन्सेप्ट क्लियर करके चलें, कुछ भी रटवाए तो नहीं जा रहा। बाकी 4 स्टेप होते हैं रिवीजन, कम से कम 4 बार आपको रिवीजन करना है। एक बार सोने से पहले, फिर संडे को, फिर संडे को, फिर संडे को, फिर संडे को, फिर वीकली, मंथ के बाद आपको रिवीजन करना है। इतना अगर आप कर लेते हो तो ही चीज़ें आपको याद रहेंगी, उससे पहले तो याद नहीं रहने वाली। ठीक है, चलो मिलते हैं बच्चों कल की क्लास में। तब तक के लिए सभी दोस्तों को नमस्कार, जय हिंद।